नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में। भाग 3 में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार का अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से लेके 35 के बीच में है। ठीक है, 12 से लेके 35 के बीच में है। तो हम लोग इसे बिल्कुल आज पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, है ना, कि 13, 14, 15, 16, 17 इस समय क्या क्या है ना। बोलने का अधिकार कहाँ पे आता है, चुप रहने का अधिकार कहाँ पे आता है, जीने का अधिकार कहाँ पे आता है, धर्म से रिलेटेड भी बहुत सी स्वतंत्रता है, अल्पसंख्यकों को बहुत सारे स्वतंत्रता दी गई है। तो सब कितने कितने अनुच्छेद में आता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मिलेंगे आपको। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की धारणा को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अंगीकृत किया गया है। यानी कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक की गई है ना। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन कहाँ पे है? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। मौलिक अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। वर्तमान में संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। ठीक है, पहले ये 7 था, लेकिन वर्तमान में ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार मिले हैं। तो देख लेते हैं संविधान कौन कौन मौलिक अधिकार हमें देता है। तो पहला है समता या समानता का अधिकार, और इसका वर्णन कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। समता या समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेके 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। पांचवा है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, यह अनुच्छेद 29 से 30 तक। और अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अनुच्छेद 32 में। ठीक है, तो पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबका अनुच्छेद भी देख लीजिए। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। चलिए, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन था। जो मूल संविधान था, जब संविधान बना था स्टार्टिंग में, तो 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन था। ठीक है, 7वें मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार था, है ना, 7वां मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार था, को प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के कार्यकाल में, और ये कौन किस पार्टी से? मोरारजी देसाई जनता पार्टी से। ठीक है, जनता पार्टी, जनता दल। जनता दल पहला दल था भारत में जो कांग्रेस के बाद पहली बार मतलब गैर कांग्रेसी सरकार बनाया था भारत में। ठीक है, तो उन्हीं के कार्यकाल में 1978 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, देखिए 7वां जो मौलिक अधिकार था, जिसका जो था संपत्ति का अधिकार, इसको प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के कार्यकाल में 1978 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। ठीक है, इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया
और अनुच्छेद 300 के काम में इसे कानूनी अधिकार के तहत रखा गया। ठीक है, मतलब मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में रखा गया। यानी संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार ना होकर कानूनी अधिकार है, और इसका वर्णन वर्तमान में अनुच्छेद 300 के काम में है। कब हटाया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन में इसे हटाया गया था। ठीक है, 1978 ईस्वी में। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। अब मोरारजी देसाई कौन किस पार्टी से थे? तो जनता पार्टी से। और जनता पार्टी जो है भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनाया था आज़ादी के बाद। ठीक है, अगला है मौलिक अधिकारों से संबंधित संविधान के भाग 3 को मूल अधिकारों का जिम्मेदाता एवं भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है कि यदि राष्ट्रीय आपात की स्थिति आती, यानी कि अगर देश में कोई बाहरी दुश्मन अटैक कर देता है, कोई बाहरी देश अटैक कर देता है ना, या फिर देश के अंदर ही बहुत सिविल वॉर जैसा कोई कंडीशन हो जाता है, तो अनुच्छेद 352 लागू हो जाएगा। ये क्या है? ये आपातकाल की घोषणा हो जाता है इसमें 352 में। और इसमें फिर क्या होगा कि बहुत सारा जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं उससे सरकार फिर क्या करेगी? उस पर सब रोक लगा देगा। तो इस दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य किसी भी मौलिक अधिकारों को केंद्रीय सरकार स्थगित या निरस्त कर सकती है। तो देखिए, अगर बहुत ही खराब कंडीशन देश में उत्पन्न हो जाए, कोई बाहरी देश अटैक करे भारत में, है ना, या फिर भारत के अंदर इतना बहुत ज़्यादा अस्थिरता फैल जाए कि मतलब बिल्कुल सब अस्त व्यस्त हो जाए, तो उस कंडीशन में अनुच्छेद अगर 352 लागू हो जाता है, यानी कि आपातकाल का घोषणा हो जाता है, तो फिर उस कंडीशन में केवल जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसको छोड़कर, है ना, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर बाकी जितने भी अधिकार आपने पढ़े हैं, जैसे बोलने का अधिकार है, मीडिया का अधिकार, मीडिया पर जो अधिकार होता है, मीडिया प्रेस को, ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे अधिकार है, जैसे कि संगठन बनाने का अधिकार, है ना, सभा करने का अधिकार, जुलूस निकालने का अधिकार, ठीक है, विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार, बहुत से अधिकार दिए गए हैं। तो वो सबको फिर निरस्त कर दिया जाता है। तो चलिए, जो भी मौलिक अधिकार है उसे हम विस्तृत से पढ़ते हैं। पहला था समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, इसमें था 14 से लेकर 18 तक। तो अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता, यानी सरकार के समक्ष सब कोई व्यक्ति समान है। ठीक है, राज का कानून सभी व्यक्तियों पर एक समान रूप से लागू होगा। मतलब कोई व्यक्ति अमीर है या गरीब है, ऊंचा है नीचा है, उससे कोई मतलब नहीं है। जो देश का कानून है सभी व्यक्तियों पर एक समान लागू होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं राइट टू इक्वलिटी। इस मामले में राज किसी व्यक्ति के अमीर या गरीब होने अथवा किसी अन्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो राज के सामने सब समान है। अनुच्छेद 15 बताता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य अपने नागरिकों के जीवन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। मतलब कोई व्यक्ति किसी धर्म का हो, किसी नस्ल का हो, किसी जाति का हो, किसी लिंग का हो, या उसका जन्म भारत में कहीं भी हुआ हो, इन पैमानों के आधार पर कोई भी सरकार, है ना, किसी व्यक्ति में भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि जैसे सरकारी नौकरियां आती है ना, तो जो भी सरकारी नौकरियां हैं जो भी है, तो सरकार जो भी मतलब अपना व्यवस्था ला रहा है तो उसमें सबको समान रूप से अवसर दिया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही इसमें व्यवस्था ये भी किया गया है कि जो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है हमारे देश में, उन्हें कुछ स्पेशल दर्जा भी दिया जाएगा। जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग को छोड़कर राज्य किसी भी पद पर नियुक्ति हेतु किसी भी नागरिक को से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, अवसर की समानता प्रत्येक आम नागरिक की होगी। मतलब जैसा पूरे भारत का जो भी नागरिक हो, है ना, चाहे उसका जाति धर्म कुछ भी हो, अवसर का समानता हर किसी को दिया जाएगा।
हाँ, इसमें कुछ क्या किया गया है कि कुछ किसी व्यक्ति को थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर वर्ग है भारत के, है ना, उससे कुछ विशेष रियायत दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि जो अनटचेबिलिटी था, जैसे छुआछूत जिसे लोग बोलते हैं, उसका अंत किया गया है। छुआछूत अब कानूनी रूप से क्या है? कानूनन एक अपराध है। ठीक है, तो आकृति या अस्पृश्यता के उन्मूलन हेतु उसे दंडनीय अपराध की संज्ञा दी गई है। मतलब आप किसी के साथ छुआछूत कहते हैं कि तुम मुझ में मत ठेको या जो भी, तो उस राह पे आपको सजा दिया जा सकता है। ठीक है, मतलब वो दंडनीय अपराध है। अगला है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। तो देखिए, पहले जैसे था कि पहले लोग अलग अलग उपाधि दिया करते, जैसे कि आप जानते हैं कि आज़ादी के पहले बहुत से लोगों को उपाधि दिया गया था, है ना। तो जितने भी उपाधि थे, अब आज़ादी के बाद उस उपाधियों का अंत कर दिया गया है। यानी कि अब कोई भी व्यक्ति किसी या कोई भी राज्य किसी को उपाधि नहीं दिया जा सकता है देगा। अगर देगा भी तो उपाधि देने का कुछ अलग क्राइटेरिया बनाया गया है। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकता है। यानी कि अगर कोई विदेशी सरकार भी आपको कोई उपाधि देना चाह रही हो, तो आप उसे तब तक नहीं ग्रहण कीजिएगा जब तक भारत का राष्ट्रपति इसकी अनुमति ना दे। ठीक है, अगला है राज्य भी जो है सेना अथवा विद्या संबंधी या सामाजिक सेवा सम्मान को छोड़कर किसी भारतीय नागरिक को अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। देखिए, सरकार भी चाहे तो किसी को उपाधि प्रदान नहीं करेगा, लेकिन किसको छोड़कर? सेना को इसमें नहीं रखा गया है। ठीक है, सेना को विद्या संबंधी जो उपाधि है उसे, और सामाजिक सेवा संबंधी उपाधि जो बताते हैं, जैसे देखिए सेना में लेफ्टिनेंट है, कर्नल है, कमांडर है ना। तो ये सब क्या है? सेना का उपाधि है, ये सब सेना का उपाधि है। ठीक है, तो वो सेना देती है उपाधि। ठीक है, कर्नल है, कमांडर है, लेफ्टिनेंट है, ये सब जो है सेना अपना उपाधि देता है। तो उससे छोड़कर और विद्या संबंधी, यानी कि हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो हम लोग डॉक्टरेट का उपाधि ले लेते हैं। ठीक है, तो ये उपाधि क्या हम लोग विद्या से उसको अर्जन किए हैं, है ना, डॉक्टरेट का उपाधि। ठीक है, तो ये उपाधि हम लोग विद्या प्राप्त करके लिए हैं, तो ये हम लोग को मिलेगा। इसके अलावा जो सामाजिक सेवा सम्मान है, जैसे कि भारत रत्न किसी व्यक्ति को मिलता है, तो वो अपने नाम के आगे भारत रत्न जोड़ सकता है। ठीक है, मतलब अगर सेवा संबंधी जो सामाजिक सेवा संबंधी उपाधि किसी को मिला है, तो फिर वो अपने नाम के आगे जोड़ सकता है। जैसे पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, भारत रत्न है, तो इस तरह की उपाधि अगर आपको मिलता है तो उसे आप अपने नाम के आगे उपाधि के रूप में रख सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को छोड़ा गया है। मतलब सेना उपाधि दे सकता है, विद्या से आप उपाधि ले सकते हैं, और सामाजिक सेवा जो सम्मान होता है उसका भी उपाधि आप रख सकते हैं। इसके अलावा सरकार ना तो आपको कोई उपाधि देगा, ना आप कोई उपाधि ले सकते हैं। अब विदेशी देश अगर आप उपाधि देना भी चाहे तो उसके लिए भी आपको अपने देश के राष्ट्रपति से आज्ञा लेना होगा। अगला जो अधिकार था वो था स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। तो इसका स्टार्टिंग होता है 19 से। 19 में कहा है कि 19 के तहत मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय नागरिक को प्रदान की गई थी, जो कि अब 6 रह गई है। ठीक है, क्या क्या है देखिए। 19 के काम में है बोलने का अधिकार, और इसी में प्रेस की स्वतंत्रता। क्वेश्चन के कई बार एग्जाम पूछा गया कि प्रेस का स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो 19 के का में, का रहेगा या वन रहेगा। ठीक है, का या वन जो भी रहे, तो 19 के का में। दूसरा, बिना शस्त्र के, मतलब बिना हथियार के शांतिपूर्वक एकत्रित होने व सभा का आयोजन करने का स्वतंत्रता, है ना, ये 19 के खा में है। यानी आप मतलब बिना हथियार के आराम से सभा का आयोजन कर सकते हैं। लेकिन यही है कि अगर भारत में मतलब देश में अगर आपातकाल लग जाता है तो फिर ये सब जितने भी स्वतंत्रता है सब आपसे छीन लिया जाएगा। फिर तीसरा है 19 के गाँव में संस्था अथवा संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, संस्था अथवा संघ बनाने की स्वतंत्रता। देखिए इसमें भी क्या है,
कि कुछ लोगों को इसमें भी रेस्ट्रिक्ट किया गया है, मतलब जैसे कि सेना के जो जवान हैं, है ना, जो कार्यरत सेना के व्यक्ति हैं, पर्सनल हैं, वो संघ नहीं बना सकते हैं, ठीक है। जो भी सेना में वर्तमान में काम कर रहे हैं वो संघ नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये उनको इस चीज़ से उनको मनाही किया गया है। अगला है 19 के घ में स्वतंत्रता पूर्वक देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन या भ्रमण करने की स्वतंत्रता, मतलब देश, हम लोग का जो देश का जो भी बाउंड्री है वहाँ तक हम लोग बिना रोके टोके अपना घूम सकते हैं, जा सकते हैं। ये बताया गया 19 के घ में। 19 के अड़ा में देश के किसी भी भूभाग में बसने या निवास करने की स्वतंत्रता। देखिए 19 के चा में था ये संपत्ति का अधिकार, जो कि अब हटा दिया गया है, ठीक। अगला है अनुच्छेद 19 का 6, किसी भी प्रकार के व्यवसाय को करने और इच्छित जीविकोपार्जन करने की स्वतंत्रता, है ना। आप जो भी तरह का व्यवसाय करना चाहे भारत के अंदर रहकर कर सकते हैं, ठीक है, और अपने हिसाब से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, बशर्ते कि वो व्यवसाय लीगल होना चाहिए, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई ड्रग्स भारत में बैन है, ठीक है, कोई ड्रग है जो भारत में बैन है, आप उसका स्मगलिंग कर रहे हैं, उसको आप खरीद बिक्री कर रहे हैं, तो फिर वो गलत है ना। लेकिन जो भी भारत में लीगल व्यापार हो उसे आप कर सकते हैं। अगला है अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो देखिए इसमें कई सारा बात कहा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 20 में किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक ही बार सजा का प्रावधान। तो इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति है जिसने एक बार कोई गलती किया है, तो उसे उस गलती का एक बार सज़ा मिल चुका है, तो उसे उसी गलती का दोबारा सज़ा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर वही गलती दोबारा करता तो दोबारा सज़ा मिलेगा, या दूसरा गलती दोबारा करता तो सज़ा मिलेगा, लेकिन सेम एक गलती के लिए उसे 2 बार सज़ा नहीं मिलेगा, है ना। अगर एक बार किसी ने चोरी किया है तो उसे उसके लिए 2 बार जेल नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। एक बार उसका सज़ा पूरा हो गया तो वह अब उस मतलब दोष से मुक्त हो गया है। दूसरा में है वर्तमान कानून के तहत ही दोषी को सज़ा मिलेगा। जैसे देखिए आपने इसमें कोई गलत काम किया था, उस समय उस गलत काम का सज़ा था 2 साल, ठीक है। बाद में सरकार ने उसे उसी गलत काम के लिए सज़ा को बढ़ा कर दिया 5 साल, ठीक है। तो आपने इसमें कोई गलत काम किया था, उसमें अगर सज़ा 2 साल तक का ही प्रावधान था, तो आपको 2 साल का ही सज़ा मिलेगा। बाद में अगर उसका परिवर्तन हुआ है सज़ा के अथी में 2 से 5 साल हो गया, तो आपको 5 साल का सज़ा नहीं मिलेगा। हाँ, आपके बाद या इस नियम के आने के बाद जो कोई व्यक्ति वही गलती किया करेगा तो उसे 5 साल का सज़ा मिलेगा, लेकिन चूँकि आपके समय नियम था 2 साल का, तो अब 2 साल का ही सज़ा मिलेगा इसमें। अगला है किसी व्यक्ति को न्यायालय में स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो देखिए कोई व्यक्ति न्यायालय में खड़ा है तो उसे इस बात के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो खुद के विरुद्ध ही गवाही दे दे। अगर वो खुद अपना जो गलती है खुद से स्वीकार करता तो ठीक है, नहीं तो फिर पुलिस उसके लिए क्या करेगा कि जो भी सबूत या गवाह इकट्ठा करना हुआ करेगा, है ना। कोर्ट उस गवाह को, उस सबूत को देखेगा, उस कोर्ट अपने विवेक के अनुसार उसे सज़ा सुनाएगा या उसे दोष से मुक्त करेगा, वो अलग बात है। लेकिन आप व्यक्ति को ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकते हैं कि आप अपना सज़ा को कबूल कीजिए ही कीजिए, ठीक है। उसका वो कोर्ट का जिम्मेदारी है कि वो उसका सज़ा को देखे कि वो गलती किया है कि नहीं किया है। हाँ, अगर व्यक्ति खुद से मतलब स्वीकार कर लेता है कि मैंने ये गलती किया था तो बात अलग है, लेकिन उसके लिए उसे ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा। अगला है अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। देखिए कानूनी प्रक्रिया के तहत दंड व्यवस्था को छोड़कर किसी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से उसको वंचित नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो भारत के अंदर है उसे जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उससे उसे नहीं वंचित किया जाएगा। इसमें केवल अपवाद क्या है, तो जो राज्य द्वारा जो दिया गया दंड है, जैसे कि मान लीजिए फांसी का सज़ा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में इस नियम का जो अनुच्छेद 21 है उसका वो मतलब एक्सेप्शन वाला केस है ना, क्योंकि उसने ऐसा कोई गलती किया जिसके कारण उसे फांसी का सज़ा मिल रहा है, ठीक है। तो वो इसमें एक एक्सेप्शन वाला केस है, लेकिन इसके अलावा जो राज्य है वो किसी व्यक्ति के जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं करेगा। और ये जो है आपको आपातकाल में भी इसका वंचित नहीं होगा।
आपातकाल में आपको बाकी जो स्वतंत्रता है, बोलने का स्वतंत्रता है, प्रेस का स्वतंत्रता है ना, संघ बनाने का, आंदोलन करने का, ठीक है, जो भी स्वतंत्रता दिया गया है वो सब भंग हो जाएगा। लेकिन जीवन जीने का अधिकार का जो स्वतंत्रता है उसे भंग नहीं करेगा सरकार। 21 के काम में है 6 से 14 वर्ष की अवस्था के सभी बच्चों को राज्य विधि द्वारा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यानी कि सरकार का जिम्मेवारी है कि 6 से 14 वर्ष का जो भी बच्चा है ना, उसे सरकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाए। संबंधित राज्य अपने निर्धारित कानूनों के तहत इस नागरिक अधिकार को अंजाम देंगे। देखिए ये जो नियम है पहले से नहीं था संविधान में, ये नियम 2002 में इसे संशोधन करके बनाया गया था, ठीक है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, है ना, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था और उसी में ये नियम को बनाया गया था। अनुच्छेद 22 में कहता है गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। इसमें क्या है, समान दशा में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर हिरासत में लेने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को 3 प्रकार की स्वतंत्रता होता है, ठीक है। पहला होता है कि वह पुलिस से पूछ सकता है कि उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, यानी कि वो कारण पूछ सकता है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। अगला अधिकार क्या है व्यक्ति को, कि उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर, जिसमें आने जाने का समय जो है उस नहीं काउंट करना है, दंडाधिकारी यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। और तीसरा अधिकार है हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से सलाह या कानूनी परामर्श लेने का अधिकार होगा। तो ये 3 चीज़ है कि आप पुलिस से अपना कारण पूछ सकते हैं गिरफ्तारी होने का। दूसरा है कि आपको 24 घंटे के अंदर पुलिस है जो किसी न किसी मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित कराएगा। और तीसरा है कि आपको अपने मन का जो भी अपने हिसाब से वकील करना हो आप उससे परामर्श ले सकते हैं, ऐसा हमें अधिकार प्राप्त है, ठीक है। ये सब क्या है, समान दशा में, है ना, मतलब ये आइडियल कंडीशन में है। इसके अलावा बहुत से इसमें नियम कानून है, लेकिन उतना हम लोग को डीप नहीं जाना है, लेकिन समान अवस्था में ही नियम है। इसके बाद कुछ ऐसा भी नियम है जिसमें पुलिस को भी इसमें कुछ शक्तियाँ दिया गया है। जैसे कि कोई व्यक्ति है जिस पे पहले से, जिसका नाम खराब है, जिस पे पहले से केस चल रहा है, लेकिन तो उसमें क्या होता है कि उस तरह के व्यक्ति को पुलिस शक के आधार पर भी गिरफ्तार कर लेता है बिना कारण बताए हुए, है ना। उसमें क्या है कि शक के आधार पर पुलिस आपको गिरफ्तार कर ले सकता है, या फिर पुलिस आपको कोई बड़ा घटना घटित होने का संभावना हो, है ना, जिसमें आपका संलिप्त होने का संभावना हो, तो घटना घटित होने के पहले ही पुलिस आपको गिरफ्तार कर ले सकता है। तो इस तरह के बहुत उसमें नियम है। फिर इसके बाद भी बहुत से नियम है कि आप पहले बेल लेके रख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि पुलिस आपको गिरफ्तार करने आ रही है तो आप एडवांस में बेल लेके रख सकते हैं। तो इसमें फिर बहुत से नियम है। अनुच्छेद 23 इसमें है मनुष्यों को क्रय विक्रय और बलात् श्रम का निषेध, यानी कि आप मनुष्यों को खरीद बेच नहीं सकते हैं, और प्लस में आप किसी से ज़बरदस्ती काम भी नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। मतलब भारत में लोगों का जैसे पहले था कि दासों को खरीदा बेचा जाता था, है ना, तो भारत में गुलामों को मतलब व्यक्तियों को खरीद बिक्री इलीगल है, और प्लस में आप किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। ये आपका कानूनी अधिकार है कि आपसे कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता है। इसके तहत मानवों की खरीद बिक्री, बिगाड़ कराने अथवा जबरदस्ती किसी प्रकार का श्रम करवाना दंडनीय अपराध है ना। आप चाहे तो किसी के साथ काम कर सकते हैं, किसी के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन कोई आपसे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता है। अगर आप मतलब फ्री फोकट का, आवश्यकता होने पर ही केवल राष्ट्रीय सेवा हेतु व्यक्ति को बाध्य किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि बहुत अगर कभी गवर्नमेंट को या सरकार को ज़रूरत पड़ जाए, ऐसा जैसे मान लीजिए कि बाहर से आक्रमण हो गया देश में सैनिकों की कमी पड़ने लगी है, तो उसमें मतलब देश के सेवा के लिए, है ना, आपको सरकार बुला सकता है, आपको सरकार बाध्य कर सकता है इसके लिए कि आपको जाना होगा, लड़ना होगा। तो वो कंडीशन छोड़कर ऐसे नॉर्मल कंडीशन में आपसे कोई ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता है। अनुच्छेद 24 है
बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। इसमें क्या है, इसके द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, है ना, 14 से कम आयु के बच्चे को, ठीक है, कारखाना, उद्योग या किसी भी प्रकार के जोखिम भरे काम में, है ना, कारखाना, उद्योग या किसी भी प्रकार के जोखिम भरे काम में आप उसे नियुक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें नियुक्त नहीं किया जाएगा। इसमें दो चीज़ है, एक तो 14 वर्ष से कम बच्चा का, है ना, 14 वर्ष से ऊपर हो गया तो फिर नियुक्त किया जा सकता है। तो 14 वर्ष से कम को आप नियुक्त नहीं कर सकते हैं, और खास करके कहाँ पे, तो कारखाना, उद्योग और किसी भी जोखिम वाला काम में आप उसे नियुक्त नहीं करेंगे। चौथा प्रकार का जो स्वतंत्रता है वो है धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अनुच्छेद 25, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को स्वेच्छा से मानने और उसके प्रचार प्रसार करने हेतु स्वतंत्र है। देखिए, आप किसी भी धर्म को अपने स्वेच्छा से मान सकते हैं, ठीक है, अपना पुराना धर्म को छोड़कर आप कोई भी नया धर्म अपना सकते हैं। इसके साथ ही आप उसके प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। लेकिन प्रचार प्रसार करने वाला में एक चीज़ है कि इसमें है जो, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो ही आप प्रचार प्रसार करने में ये है ना, इसमें कुछ विदेशी नागरिकों के प्रचार प्रसार में कुछ उसमें रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो बिल्कुल आप स्वतंत्रता से कोई भी धर्म अपना सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। अगला है अनुच्छेद 27, किसी धार्मिक संस्था के संचालन से किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति अथवा उसके पोषण में हुए व्यय के लिए राज्य उस संस्था के संचालक से इस संबंध में कोई कर नहीं ले सकता है। अगर कोई संस्था धार्मिक रूप से कोई धार्मिक संस्था है तो वो कर से फ्री है ना, जो उस संस्था को चलाने में जो भी खर्चा हो रहा है तो वो खर्चा जो क्या है टैक्स से फ्री है। राज्य अथवा स्थापित शिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कि राज्य द्वारा, यानी कि जो सरकारी स्कूल है, ठीक है, जो राज्य द्वारा स्थापित स्कूल है उसमें कोई भी प्रकार का जो धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चूँकि भारत एक सेकुलर कंट्री है तो इस कारण से जो भी स्टेट स्पॉन्सर जो स्कूल है ना, उसमें कोई भी तरह का धार्मिक शिक्षा, किसी एक विशेष धर्म का शिक्षा नहीं दिया जाएगा। साथ ही उस शिक्षा संस्थान के विद्यार्थियों से किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए, है ना, या किसी धर्मोपदेश में भाग लेने के लिए बलात्कार रूप से, मतलब जबरदस्ती उसे सुनने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यानी कुछ अगर स्टेट स्पॉन्सर स्कूल है, अगर आपका एक कोई प्राइवेट स्कूल है, ठीक है, जो रिलीजन के हिसाब से बना हुआ है, ठीक है, तब तो बात अलग है। लेकिन कोई अगर सरकार का कोई स्कूल है, सरकारी स्कूल है, तो वहाँ पर ना तो कोई किसी विशेष धर्म का शिक्षा दिया जाएगा और ना ही आप किसी व्यक्ति को, किसी स्टूडेंट को वहाँ पे जबरदस्ती किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए कहा जाएगा। फिर जो पांचवा प्रकार का जो हम लोग का अधिकार मिला है वो है राइट टू संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है ना, राइट टू रिगार्डिंग कल्चर एंड एजुकेशन। तो इसमें है अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण होगा, ठीक है। अनुच्छेद 29 में कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं उनके हितों का संरक्षण होगा, उनकी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार है। देखिए, भारत में अल्पसंख्यक दो तरह से कहा गया है। अगर देखा अल्पसंख्यक का वर्णन तो भारत में दो तरह के अल्पसंख्यक हो सकते हैं, एक तो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक और दूसरा धर्म के आधार पे। मतलब भारत में अल्पसंख्यक होने का ही दो क्राइटेरिया है, ठीक है, या तो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो सकता है या तो फिर धर्म के आधार पर हो सकता है। तो किसी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकारी है, ठीक है। किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा चलाई जाने वाली अथवा उसे सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था में केवल धर्म, मूल जाति, भाषा के कारण प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। जो भी सरकारी संस्था चल रहा है, जो सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्था है, उसमें किसी धर्म, जाति के आधार पे, है ना, भाषा के आधार पे उसे प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता है। फिर अनुच्छेद 30 में है, भारत के अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिक अपनी
पसंद के शैक्षिक संस्था का निर्माण कर सकते हैं। देखिए ये खास करके अल्पसंख्यकों को ये अधिकार मिला है, ठीक है, उसे चला सकते हैं और राज्य उस संस्था को अनुदान देने में भेदभाव नहीं करेगा। देखिए अगर कोई अल्पसंख्यक वर्ग है ना, भारत में मान लीजिए कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी है या मुस्लिम कम्युनिटी है, तो वो अपने हिसाब से अपना शैक्षिक संस्था को स्थापित कर भी सकता है और प्लस में उसके लिए वो सरकार से अनुदान भी ले सकता है ना, सरकार से वो सहायता राशि भी प्राप्त कर सकता है और सरकार उसे वो सहायता राशि देगा भी, ठीक है। तो अल्पसंख्यक को एक विशेष अधिकार यहाँ पे मिला है। फिर ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए संविधान का जो भी हम लोग को फंडामेंटल अधिकार मिले हैं, है ना, फंडामेंटल राइट मिले हैं, उसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, आपको बहुत सारे अधिकार तो मिल गए हैं ना, आपके पास बहुत सारे राइट तो आ गए हैं, लेकिन अगर कोई राइट का उल्लंघन करता है, उस अधिकार को कोई छीनने की कोशिश करता है, तो फिर आप कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो जो वही चीज़ इसमें है, ठीक है, उसका उपचार क्या है। कोई आपका जो अधिकार है उसको कोई छीन रहा है तो फिर आपके पास क्या उपचार है उसका, तो यहाँ पर उपचारों को बताया गया कि आपके पास क्या क्या उपचार हैं उसके, ठीक है। तो इसमें देखिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट ये अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद 32, जिसको भीम अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। जैसे कि वही तो मैं बोला कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको बहुत सारे अधिकार दे दिए गए हैं, लेकिन अधिकार को बचाने का, अधिकार को संरक्षित रखने का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है, ठीक है, तो फिर उस अधिकार का मतलब ही नहीं है। तो वही यहाँ पे अनुच्छेद 32, इसके अंतर्गत भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। ध्यान रखें, 5 सुप्रीम कोर्ट है ना, 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। कौन कौन रिट है देख लीजिए। पहला है बंधी प्रत्यक्षीकरण, है ना, बंधी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश। तीसरा है प्रतिषेध लेख। चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा लेख, ठीक है। चलिए हम डिटेल में देखते हैं पांचों क्या क्या है। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया गया है ना, तो वह इस प्रावधान के तहत न्यायालय से अपील कर सकता है। पुलिस आई और आपको बंदी बना के उठा कर ले गई बिना कोई कारण बताए हुए, ठीक है, मतलब कोई ना उसके पास कोई तरह का बेल था और ना ही वो आपको कोई कारण बताई है कि आपको क्यों गिरफ्तार करे, बस आपको उठा कर ले गई, ठीक है। तो इस प्रावधान द्वारा आप न्यायालय से अपील कर सकते हैं कि भाई हमें क्यों गिरफ्तार किया गया, ठीक है। जिस पर न्यायालय है जो बंदी करने यानी गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी को सहित निश्चित स्थान और समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे कि न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर फैसला ले सके कि बंदी को मुक्त करना है या नहीं। ऐसा आदेश सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय ही दे सकते हैं। फिर दूसरा है परमादेश, किसी पदाधिकारी द्वारा अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करने पर न्यायालय द्वारा संबंधित व्यक्ति को परमादेश या इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर उसे कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक अधिकारी है, ठीक है, उनका कुछ कर्तव्य है, वो अधिकारी क्या करे, अपना कर्तव्य नहीं पूरा कर रहे हैं, ठीक है ना, वो क्या कर रहे हैं, वो अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए या तो पैसा मांग रहे हैं या तो अपना वो काम पूरा कर ही नहीं रहे हैं, बस जनता का काम को लटकाए हुए हैं। तो फिर इस कंडीशन में न्यायालय उनसे कारण पूछेगी, बताइए कि आप इतना दिन से ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें वो फिर उनका जवाब देना पड़ेगा, ये परमादेश। तीसरा है प्रतिषेध लेख, इसमें क्या है, यह रिट सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को उनके अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करने से रोकने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए प्रतिषेध लेख क्या है, पहले कौन इसे जारी करता है, या तो सुप्रीम कोर्ट करेगा या फिर हाई कोर्ट करेगा, ठीक है।
कब कहता है? जब जो उनके नीचे के जो कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के नीचे के जो क्षेत्रीय कोर्ट होता है, जो जिला कोर्ट होता है, जिला कोर्ट के अलावा बहुत से जो न्यायिक ट्रिब्यूनल होते हैं, है ना, अलग अलग कामों के लिए जो छोटे छोटे कोर्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर वो लोग अपने सीमा से बाहर जाकर फैसला करने लगे हैं, हर एक का एक सीमा बनाया गया है, तो लोग अपने अगर सीमा से बाहर जाकर फैसला करते हैं तो फिर उनसे वो कारण पूछता है कि आप जो अपना जो सीमा आपको तय किया गया उसका आप उससे बाहर कैसे निकल रहे हैं, ठीक है, कि इस मामले में आपने यहाँ कार्रवाई ना करें क्योंकि यह आपके अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं है। चौथा है उत्प्रेषण लेख। इस लेख द्वारा उच्च न्यायालय किसी भी निम्न न्यायालय को निर्देश जारी करता है कि आप अपनी अधीन लंबित मुकदमों को निर्णय हेतु किसी वरिष्ठ न्यायालय को भेज दें। ये कब होगा? जब कोई मुकदमा किसी नीचे वाले न्यायालय में फंसा हुआ है, ठीक है, बहुत दिन से, तो फिर उसके ऊपर का न्यायालय क्या बोलेगा कि भाई आपके पास ये वाला मुकदमा बहुत दिन से फंसा हुआ है, तो आप ऐसा कीजिए कि इसको आप अपने अपना ऊपर जो भी आपका न्यायालय है उसे आप भेज दीजिए, वहाँ पर उसका सुनवाई हो जाएगा, ठीक है। पांचवा है अधिकार परीक्ष लेख। अवैधानिक रूप से किसी पद पे आसीन व्यक्ति को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय इस रीट द्वारा आदेश जारी कर प्रश्न पूछता है कि वह उक्त पद पर किस अधिकार से कार्य कर रहा है ना। कोई व्यक्ति किसी पद पे अवैधानिक रूप से बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो कोर्ट उससे पूछेगा भाई आप जो पोस्ट पे बैठे हुए हैं किस अथॉरिटी से बैठे हुए हैं, ठीक है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर तक वह व्यक्ति वह कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है। तो जब तक संतोषजनक जवाब नहीं देता है वो न्यायालय को कि हाँ वो इस पोस्ट पे किस कारण से बैठा हुआ है, वो कहाँ से, मतलब किसने उसे इस पोस्ट पर बैठाया है, तब तक उससे क्या अपने कार्य से वंचित रखा जाएगा। तो दोस्तों जो भी था मौलिक अधिकार में ये सब था, अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है, जिसे मेनली आपको पढ़ना 14 से शुरू पढ़ना होता है, ठीक। इसमें 6 प्रकार के आपके पास मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं, ठीक है। उसमें काफ़ी सारे सब है, जिसमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है ना, शिक्षा के लिए अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। तो इसमें 6 प्रकार का अधिकार है। तो और इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है एग्जाम में, ठीक है। इससे मतलब अगर आप किसी भी एग्जाम में, अगर एसएससी के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो एसएससी के एग्जाम में अगर पॉलिटिकल साइंस से या संविधान से 3-4 क्वेश्चन आते हैं या 2 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन अनुच्छेद से, जिसमें मौलिक अधिकार के अनुच्छेद से बहुत ज़्यादा हद तक चांस है कि वो रहेगा। और इसके अलावा जो भी आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम है या बीपीएससी का एग्ज़ाम है या कोई भी तरह का स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम है, तो उसमें तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको बिल्कुल बहुत अच्छा से याद कर ले। ये 15-20 मिनट का ये टॉपिक है, लेकिन आपको हमेशा जीवन में जब तक आप कंपटीशन एग्जाम के क्षेत्र में रहेंगे तब तक आपको ये काम देगा। इसके अलावा भी आपको जिंदगी, ये ऐसा टॉपिक है संविधान का जो आपके सीधे अधिकार से जुड़ा हुआ है, तो वो आपको ऐसे भी जीवन भर काम देगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टडी विद नौकरी वालों को कृपया सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।